पर आयोडिक एसिड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो OH है जब साइक्लिक फॉर्म में हो विसिनल डायोल, वहां पे जो OH वो दोनों सेम साइड होती है। यहाँ पे मैंने दोनों सेम साइड रख रखा है। तो साइक्लिक में जो विसिनल डायोल ऑक्सीडाइज होता है HiO4 के साथ, तो क्या होना चाहिए वहां पे तुम्हारा सीस होना चाहिए, सीस विसिनल डायोल। ट्रांस अगर होगा एक OH इधर और एक OH, तो फिर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता HiO4 के साथ। यहाँ पे पॉइंट लिख भी लोगे, ओनली सिस विसिनल डायोल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय HiO4। और बाकी पोर्ट कैसे बनेगा इसमें, यहाँ पे तो मैंने क्या बताया हुआ है कि OH जिस कार्बन पे ये OH है इसको ब्रेक करना यहाँ पे है, और इस कार्बन का एक अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एक OH, और इस कार्बन का भी अगर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो एक OH लगाएंगे अपने मन से। तो फाइनली पोर्ट बनाओ, इसमें क्या बनेगा, H तो है अंडरस्टूड, एक OH पहले से है, एक OH और ऐड कर देते अपने मन से यहाँ पे। इसमें भी क्या रहेगा, एक OH अब पहले से है यहाँ पे है, और एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OH और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, और यहाँ पर भी एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन, दो वाटर मोलिक्यूल बाहर चला गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो फाइनली क्या बनेगा प्रोडक्ट इसमें, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड एक H अंडरस्टूड है वहां पे है, और नीचे से भी क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड O। क्लियर है यहाँ पे है। इस टाइप से सोचना है यहाँ पे, जो प्रोसेस था कि जब भी विसिनल डायोल्स आ रहा हो HiO4 के साथ ऑक्सीडेशन होगा, तो मैक्सिमम इसका डिफरेंट होता है। बट सिंपली अगर प्रोडक्ट बनाना हो, पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल किए हुए थे, इस टाइप से फाइनल रिपोर्ट बनाना है। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब विसिनल डायोल्स रिंग में आ रहा हो, ओनली सीस विसिनल डायोल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय HiO4, और ये क्या बन जा रहा है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट एक एग्जांपल इसका तो मैंने पिछले क्लास में भी किया था, वैसे एक और देख लोगे यहाँ पे, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, OH, OH, H, OH। ये क्या यहाँ पे फ्रुक्टोज, और जब फ्रुक्टोज का ऑक्सीडेशन होगा बाय HiO4, मैंने पिछले क्लास में ग्लूकोज का कर रखा था, इसका तुम लोग सोचो खुद से क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखने का, तो फाइनली प्रोडक्ट में बताना यहाँ पे कि कितना मोल फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, कितना मोल फॉर्मिक एसिड, और भी कुछ अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो वो भी बताना है। ट्राई तो करो इसमें। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, और वही प्रोसेस है कि एक कार्बन का अगर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक OH अपने मन सेट करेंगे। चलो एक मिनट टाइम है, ट्राई करो सब लोग क्या क्या बन रहा है प्रोडक्ट उसमें। और बताओ आंसर कुछ आ रहा है इसमें, तो कितना मोल फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, और कुछ पोर्ट आ रहा है तो वही बताना है। चलो देखो, सबसे पहले ऊपर वाले कार्बन की बात करें हम लोग, ऊपर स्टार्टिंग से करते हैं यहाँ पे, तो ये CH2OH, 3 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड, चेक कर लेते हैं। फोर मोल फॉर्मिक एसिड, देखते हैं यहाँ पे 3 मोल फॉर्मल्डिहाइड और 4 मोल फॉर्मिक एसिड, तो कार्बन तुम्हारा कितना आ गया फिर उसमें, 7 आ जा रहा है। यहाँ पे कार्बन टोटल कितना है, 1 2 3
4 5 6 ही कार्बन है, कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग है, उसको फिर से देखो। 4 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड नहीं, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब लोग करना क्या है यहाँ पे, CH2OH, तो ऊपर वाले कार्बन से मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर नंबरिंग भी कर दो इसको 1 2 3 4 5 6, तो जो है 6 कार्बन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, जब सबसे ऊपर वाले कार्बन की बात करें, ये क्या रहेगा, CH2OH, और नीचे क्या है तुम्हारा, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एक OH अपने मन से ऐड करता है, तो यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, H और H और OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड, 2 H रहेगा ये, और एल्डिहाइड। मिडिल वाले पार्ट से सेकंड कार्बन की बात करें, तो सेकंड कार्बन से क्या आ रहा है तुम्हारा, C डबल बॉन्ड, एक नीचे भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एक नीचे OH, एक ऊपर भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ऊपर भी OH। इस कंपाउंड का नेम क्या आ गया तुम्हारा। अब ये फॉर्मिक हेड नहीं है, ध्यान से देखोगे, ये H2CO3, ये कार्बोनिक हेड बन गया, और जब ये कार्बोनिक हेड आ गया, ये किसमें डिसोसिएट हो जाता है, CO2 प्लस वाटर, तो यहाँ पे एक CO2 भी बन पाता है। अब थर्ड कार्बन की बात करें, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक जैसा रहेगा, तो थर्ड कार्बन क्या होगा, तो ये CH, ये क्या रहा है इसमें OH। थर्ड कार्बन का एक बॉन्ड ऊपर भी ब्रेक हो रहा है, तो एक OH अपने मन से ऊपर ऐड करता है, और एक नीचे भी, और एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ रहा है यहाँ पे अनस्टेबल, H और OH बन के बाहर चला जाएगा, ये एक H रहेगा अभी भी, OH और H बाहर गया, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मिक एसिड। फोर्थ कार्बन से भी क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड, और फिफ्थ कार्बन से भी, क्योंकि एक H है और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो 3 4 5 तीनों से क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। में डाइक्लोर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड, और नीचे वाले पार्ट से क्या मिलता है, CH2OH है, ऊपर के जैसा ही है ये। तो सिक्स कार्बन से क्या मिल जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का फर्स्ट कार्बन से यानी सिक्स कार्बन से मिल पा रहा है, दैट मीन्स 2 मोलिकुल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी यहाँ पे क्या रहता है, 3 molecules of formic acid and 1 molecule of CO2। कुछ डाउट हो किन्हीं को तभी पूछोगे यहाँ पे। तो फर्स्ट एंड सिक्स कार्बन से फॉर्मल्डिहाइड, 3 4 5 से फॉर्मिक एसिड, 3 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ CO2, बाकी तो वाटर को बाहर जा ही रहा है। तो सिंपल हम लोग पिछले क्लास में भी एग्जांपल किए थे, इस टाइप से यहाँ पे देखना है, जब भी HiO4 के साथ ऑक्सीडेशन, और एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको तो याद ही रखना है। तो एक लास्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इस केस में, OH OH OH, इसका अगर ऑक्सीडेशन किया जाए HiO4 के साथ, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट। बट ध्यान रहे यहाँ पे, कौन सा ऑक्सीडाइज हो पाता है HiO4 से, जो विसिनल डायोल से, दैट मींस OH OH एडिसेंट पोजीशन पे हो। इसमें अगर देखोगे यहाँ पे OH और OH, ये दोनों एडिसेंट पोजीशन पे आ रहा है, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये OH ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, ये एज इट इज रहेगा। और जब ये ऑक्सीडाइज होगा बाय HiO4, ऑक्सीडेशन में होता क्या, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, इधर भी एक OH लगा दो, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इधर भी एक OH, ये CH3 है, एक OH पहले से, एक OH और ऐड कर दो यहाँ पे, तो इधर से क्या मिल जाता है, इधर से भी एक OH, एक OH पहले से है यहाँ पे, और ये OH एजिटी, क्योंकि ये विशनल वाला OH नहीं है, और जैसे एक ही काम पे दो OH ग्रुप, ये क्या बन जाता है, फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड एसिटल्डिहाइड, और यहाँ से भी C डबल बॉन्ड OH, और ये OH एजिटी। तो कंडीशन भी याद रखना यहाँ पे कि विशनल डायोल, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो, या फिर डाइकीटोन टाइप से आ रहा हो। एक लास्ट एग्जांपल और देख लोगे यहाँ पे ही,
अगर इस टाइप का कुछ आ रहा है यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है HiO4 के साथ, तो कुछ भी हो यहाँ पे तो सोच सकते हो खुद से। यहाँ पे अल्फा डाइकीटोन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और जैसे बॉन्ड ब्रेक करोगे एक OH इधर ऐड कर दो, और दूसरे साइड भी क्या रहेगा, सी डबल बॉन्ड O, इसमें क्या बन जाता, कार्बोक्सिलेट दोनों साइड से, ये CH3। तो ठीक है, इसको कॉपी करो, इसमें बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं HiO4 का। नहीं, अब देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है, इसमें सीस और ट्रांस नहीं देखना यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगल चेन है, मतलब सिंगल बॉन्ड है ये, और सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन पॉसिबल है यहाँ पे। रोटेशन कहाँ पे पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है, बट रिंग में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है अबाउट सिंगल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे ये फिक्स है कि ये CC होना चाहिए। इसमें दिखाया जा रहा है तुम्हें इस टाइप से, बट ये रोटेट सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेट करेगा, किसी को इस टाइप से भी दिखा दो यहाँ पे, या जैसे कि यहाँ पे तुम्हें लग रहा है वो OH ट्रांस है, तो ओपन चेन में सीस ट्रांस सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा सोच रहे हो OH और OH के, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा, इसमें इसको ऐसे दिखा दो, यहाँ पे तुम्हारा मन है ये OH OH, ओपन चेन में अगर OH OH सीस या ट्रांस जैसे भी दिखा रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं सोचना, ये इसके बाद रोटेट करके ये सीस हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो सीस गिवन होगा तभी ऑक्सीडाइज हो पाएगा। और यहाँ पर भी सेम, ये OH सी डबल बॉन्ड इधर भी दिखा सकते थे ऊपर। चलो ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे थे ऑक्सीडेशन बाय HiO4। नेक्स्ट है इसमें तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें टॉपिक कर चुके होंगे सब लोग। नेक्स्ट है इसमें ओपेनियर ऑक्सीडेशन, एक सिंपल सा रिएक्शन है। ओपेनर ऑक्सीडेशन, अब इसमें होता है क्या, अगर कोई सेकेंडरी अल्कोहल आ रहा है RCHOHR, और इसका रिएक्शन करा दिया जाए यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, Al CH3 twice, CO, ऐसा हम लोग रिएक्शन पहले पढ़ भी चुके हैं यहाँ पे। एल्यूमिनियम पेरोक्साइड, सही है, नहीं पेरोक्साइड जैसा नहीं था, इसका नेम क्या आ रहा था, इंटॉक्साइड। देखो ये क्या आ रहा था यहाँ पे, CH3 CH CH3, ये इसी CH से, इसी कार्बन से दो CH3 कनेक्टेड है, और ये तुम्हारा O माइनस, इसका नेम क्या होगा, एक दो ये आइसोप्रोपाइल, यहाँ पर अगर H रहता, ये क्या रहता तुम्हारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपोक्साइड, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े हुए थे, सही है बिल्कुल, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, कंप्लीट नेम क्या हो जाता है इसका, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये CH3 ब्रैकेट में जो मैंने लिख रखा है, ये क्या है, CH3 CH और ये O माइनस है बेसिकली यहाँ पे, दैट मीन इस पे नेगेटिव चार्ज O माइनस,
और एल्युमिनियम पे क्या चार्ज होता है +3, वो 3 यहाँ पे आ गया ये, तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। और ऐसा एक रीजन वो पढ़े थे पीछे एमपीबी रिडक्शन वाले पार्ट में, उसी के जैसा, उसी का जस्ट उल्टा बोल सकते हैं यहाँ पे। इसमें जो तुम्हारा ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका रिएक्शन जब एसीटोन और एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ कराते हैं, हम खुद से लिख लो एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, और इसका जब रिएक्शन होता है तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कोरस्पॉन्डिंग कीटोन में RC डबल बॉन्ड OR। ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा इसमें, ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है यहाँ पे। सेकेंडरी अल्कोहल वैसे भी जानता है किसमें ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन में। और इसमें जो ये वाला पार्ट है एसीटोन, ये खुद रिड्यूस हो जाता है और वो रिड्यूस होकर के अल्कोहल में चला जाता है OHCH3। इसको ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन ये बोल रहे हैं कि इसमें जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो किसमें ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, कीटोन में। ये CHOH ये कन्वर्ट हो जा रहा है C डबल बॉन्ड में, कीटोन बन जा रहा है। बाकी और आर तो एज इट इज रहेगा। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ओपन और ऑक्सीडेशन। बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना है ऐसा कि एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ एसीटोन और सेकेंडरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज कराया जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें साइड चेन ऑक्सीडेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइड चेन ऑक्सीडेशन। सर वो रिएजेंट का नाम क्या था? एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बन रहा है आइसोप्रोपॉक्साइड, और ये एल्युमिनियम के साथ आता है एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, और ये एसीटोन। एसीटोन खुद रिड्यूस हो जा रहा है सेकेंडरी अल्कोहल में जो कीटोन है, बट ऑक्सीडेशन टर्म क्यों बोल रहे हैं इसको यहाँ पे कि सेकेंडरी अल्कोहल फाइनली ऑक्सीडाइज हो जाता है। साइड चेन ऑक्सीडेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देखना, और काफी आसान सा भी है। यहाँ पे साइड चेन ऑक्सीडेशन बोलने का मीनिंग है कि बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाए तो बेंजीन रिंग तो मेन चेन है ही, तो CH3 के आगे यहाँ पे साइड चेन, और इसका ऑक्सीडेशन अगर किया जाए KMnO4 के साथ, या फिर वैसे तो मोस्टली टाइम KMnO4 ही रहता है तुम्हारा, या फिर K2Cr2O7, दैट मीन्स कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3H+, बट मोस्टली KMnO4 ही दिया रहेगा। तो जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाए, या देखेंगे अभी और भी ग्रुप रहेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग तो एज इट इज रहता है, बट जो CH3 है इसमें वो CH3 ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो फाइनली बना लेता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। CH3 ऑक्सीडाइज हो जाता है यहाँ पे COH में। इसको भी डायरेक्टली याद रखना रहेगा, अभी देखते हैं और भी एग्जांपल। बट जब भी बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में साइड चेन आ रहा हो तो हमेशा क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड COH, बेंजोइक एसिड। अब इसका कुछ और एग्जांपल देखें यहाँ पे, देखिए अब 2 कार्बन आ जाए, मिथाइल बेंजीन था ये, मिथाइल बेंजीन हो, और इसमें KMnO4 दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल हो तुम्हारा इसमें यहाँ पे, इतना भी कार्बन क्यों ना हो इसमें यहाँ पे इस टाइप से, और रिएक्शन हो रहा है इसका KMnO4 के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल, KMnO4, यहाँ पर भी बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये क्या है, साइड चेन है, ये भी साइड चेन और ये भी साइड चेन। इसमें अब होता क्या यहाँ पे है कि जो KMnO4 आ रहा है इसमें, इसको भी ऑक्सीडाइज करता है साइड चेन को, और जब ऑक्सीडाइज करता है तो इसमें जो पॉट बनता है तुम्हारा वो बेंजोइक एसिड ही बनेगा,
यहाँ पे साइड चेन में कितना भी कार्बन क्यों ना हो, फाइनली जो प्लॉट बनना है वो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। ठीक, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें एक कार्बन था तो फिर COH बना। जितना भी कार्बन आ रहा है इसमें CH2 CH3, ये भी बेंजोइक एसिड। ये भी साइड चेन आ रहा है, इसमें भी क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड ही, COH। इसमें भी यहाँ पे आ रहा है, इसमें भी 3 3 कार्बन, बट फाइनली जो प्लॉट बनेगा वो क्या रहेगा, बेंजोइक एसिड। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, तो बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये क्या था, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन 3 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस अल्फा कार्बन पे यहाँ पे 2 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसका रिएक्शन कराया जा रहा है KMnO4 के साथ, तो फिर वहां पे ऑक्सीडेशन हो पाता है। और आफ्टर ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि साइड चेन में कितना कार्बन आ रहा है, बट उस अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसको नोट कर चुके होंगे सब लोग। अब इसी में अगर एक कुछ एग्जांपल और लिया जाए यहाँ पे, तो किसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है KMnO4, जब बेंजीन के एस्पेक्ट में जो साइड चेन है उस पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है यहाँ पे। अब इस अल्फा कार्बन पे कोई भी अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है वहां पे, और जब कोई हाइड्रोजन नहीं है दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसका KMnO4 के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन। क्लियर है यहाँ पे, ये तो साइड चेन ऑक्सीडेशन होगा, हम लोगों को ये देखना रहता है यहाँ पे कि बेंजीन के रेस्पेक्ट में जो साइड चेन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वहां पे जो अल्फा कार्बन उसके पास हाइड्रोजन है या नहीं है। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे लिख लोगे नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या बोलना है, अल्फा हाइड्रोजन। और कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, दैट मीन्स कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं। नेक्स्ट है, इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं अभी इसी का, इसको कॉपी करो यहाँ तक। बेसिकली ये जो आ रहा है इसमें प्रिपेयर क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे अभी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, तो वहां पर भी ये रिएक्शन आएगा, बट अभी से याद रखना है कि साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें, कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग। इसमें साइड चेन ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान यही रखना था यहाँ पे कि जितना भी चेन हो, जितने भी कार्बन का हो, तो हर केस में बेंजोएसिड ही बनेगा, बट वहां पे अल्फा हाइड्रोजन कम से कम हो, एक भी हो, तो फिर रिएक्शन हो पाता, ऑक्सीडाइज कर पाएगा। नेक्स्ट है इसमें, अब पीछे जो देख रहे थे वहां पे बेंजीन से एक ही ग्रुप कनेक्टेड था वो, अगर यहाँ पे दो दो ग्रुप भी कनेक्टेड आ रहा है, CH3 CH2 CH3, तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीडाइज हो पाएगा। और जितना अल्काइल चेन दैट मीन साइड चेन कनेक्टेड होगा और उस पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो सब COH में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या बन जाता है यहाँ पे, पैरा पे 2 COH ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में, तो इस टाइप का भी कुछ आ रहा हो, KMnO4
अब यहाँ पर देखना है कि KMnO4 अगर आ रहा है इस केस में, ये भी बेंजीनिक एस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, दोनों पे दो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे। इसमें जो फाइनली कोड बनता है यहाँ पे है, ये बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक हो जाता है और बेंजीनिक से एक ये चेन कनेक्टेड और एक ये चेन आर्थो पोजिशन पे, यहाँ पे आर्थो पोजिशन पे COH ग्रुप आ जाएगा आफ्टर ऑक्सीडेशन। क्लियर है यहाँ पे है। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन का मीनिंग ये था कि बेंजीनिक एस्पेक्ट में जो साइड चेन है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय KMnO4। CH2OH ये तो वैसे भी प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन जब KMnO4 के साथ होता है वो क्या बना देगा इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। या साइड चेन टाइप से भी सोचोगे तो इस पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, COH। क्लियर है यहाँ पे है। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्लियर है यहाँ पे है। जब भी KMnO4 आता है तो वो बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट करेगा, और बेंजीन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स गिवन हो तो फिर इस टाइप से। इस कंपाउंड का नेम कौन बताओगे, इसका कॉमन नेम, और किन्हीं को याद हो सेकंड वाले पार्ट का, क्योंकि आगे भी इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। IPS में तो बता सकते थे, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइक्लोरिंग से कनेक्टेड है COH। इसका जो कॉमन नेम होता है उसको क्या बोलते हैं, थाइलिक एसिड। ये याद रखना है अभी से, ये क्या है, थाइलिक एसिड। और अगर COH पैरा पोजिशन पे हो उसको बोलते हैं टेरेथैलिक एसिड। इसका ये कॉमन नेम है, जो कि हम लोग अगला जो आगे एक चैप्टर है पॉलीमर, उसमें बहुत ज्यादा इसका थैलिक एसिड एंड टेरेथैलिक एसिड से इंपॉर्टेंट पॉलीमर प्रिपेयर किया जाता है। तो कॉमन नेम अभी से ध्यान रखो। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसमें यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन विथ SeO2। ऑक्सीडेशन विथ SeO2। सेलेनियम डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी कभी अब देखो इसमें होता है क्या कि दो तीन रिएक्शन है और उसमें किसी किसी एक रिएक्शन के बीच में दे दिया है SeO2। उसका काम पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़े थे इससे पहले MnO2। MnO2 का काम क्या था, वो किसको ऑक्सीडाइज करता था, कुछ याद आ रहा हो, MnO2 याद करो। इसमें MnO2 सही है, वो क्या था, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता था कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन में। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, या सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन। बट वो अल्कोहल कैसा हो जिसको कि ये ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक हो। बस इतना याद रखना है। इसमें मैक्सिमम की कहीं भी जरूरत नहीं है कि MnO2 का काम क्या है, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना। उसी तरीके से जो SeO2 होता है, ये भी एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका जो काम होता है यहाँ पे है RCH2, देख लोगे यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और SeO2, या फिर इस टाइप से कुछ आ रहा हो RC डबल बॉन्ड O CH3 SeO2।
तो ACO2 का काम यहाँ पे ये है कि एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन के एडजेसेंट में जो CH2 ग्रुप है, इस CH2 को ऑक्सीडाइज करना। ACO2 रिएजेंट का काम क्या है? C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में जो CH2 ग्रुप है, उस CH2 ग्रुप को ऑक्सीडाइज करना इन C डबल बॉन्ड O। तो फाइनली जो कोड बनता है इसमें RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। ये CH2 कन्वर्ट हो जा रहा है C डबल बॉन्ड O में, बट कंडीशन क्या है? CH2 present at adjacent position of C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में प्रेजेंट हो CH2। यहाँ पे लिख भी लोग है, if CH2 presenting adjacent to C double bond, then that CH2 oxidize with ACO2 in C double bond। इसमें भी अगर देखोगे RC डबल बॉन्ड हो CH3, इसको कैसे सोचना था? तो CH3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिखा जा सकता है RC डबल बॉन्ड हो CH2H, तो CH3 को CH2H। अब ये CH2 किसके एडजेसेंट में आ रहा है? C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में आ रहा है यहाँ पे, पर ये वहां पे है। ये क्या बन जाएगा इस केस में भी? RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे खुद से लिख लो इसका यहाँ पे लैंग्वेज कि जो C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्या होता है? वहां पे ऑक्सीडाइज हो पाएगा। CH2 which is adjacent to carbonyl compounds, which is adjacent to carbonyl compound, that means aldehyde and ketone will oxidize with ACO2। और किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है? C डबल बॉन्ड O में, एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म कर रहा है वहां पर। तो अभी कंप्लीट कर लो ACO2 इंटू एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी अगर आ रहा है यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे? एल्डिहाइड इंटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ACO2 कहीं भी अगर रिएजेंट दिखे तो मेरे रिएक्शन में, तो उसका बस काम है कि C डबल बॉन्ड O के एडेन वाले CH2 को कन्वर्ट कर देना C डबल बॉन्ड O में। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन में बस एक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम लास्ट पार्ट जो होता है इसका हाइड्रोलिसिस, उसको देखेंगे। इसको कॉपी करो इसको पहले यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यही CH2 CH3 लिख रहे हैं CH2H, और यही CH2 किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? C डबल बॉन्ड। ये जो ऑर्गेनिक है, जितना इसको प्रैक्टिस करते हो जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखते हैं अभी दीपावली के बाद तुम लोगों का कंप्लीट ऑफलाइन होगा, उसमें फिर ऑफलाइन टेस्ट पेपर भी होगा तुम लोगों का। वैसे वैसे कि बायो का सिलेबस तो फिनिश हो चुका है, केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट मिड दिसंबर या देखते हैं वहां पे, क्योंकि इसका कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है, 2-3 चैप्टर इसमें। बट जैसे ही एक बार फिनिश होता है
ये ऑलमोस्ट फिनिश रहा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट भी रहेगा ऑफलाइन, तो प्रॉपर प्रैक्टिस करके ही फिर, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी आसान रहता है, इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन का उतना ही अच्छा स्कोर हो पाएगा फाइनल पेपर में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो ये भी जो ऑक्सीडेशन है ये तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन में है, बट यहाँ पे मैंने बताया था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इस नाम में कोई चैप्टर नहीं है। हर एक चैप्टर जितना भी रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबको एक जगह यहाँ पे लिया है, उसका एक चैप्टर है यहाँ पे, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट यहाँ पे इसका काम क्या होता है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में। ये आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डाइस, ये क्या है कीटोन, और कीटोन में किसी पर एसिड का रिएक्शन करा दिया यहाँ पे। तो पढ़ चुके हैं पीछे की पर एसिड क्या होगा यहाँ पे। तो कोई भी एक पर एसिड हो, पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, कोई भी एक पर एसिड हो यहाँ पे, तो जब वो इसका रिएक्शन होता है तो फाइनली जो इसमें प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है कीटोन से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ईस्टर में, और इसी ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। देखते हैं इसका मिक्सचर भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो कीटोन है तो सी और आर डैश के बीच में एक ऑक्सीजन आकर के इंसर्ट हो जा रहा है, ओ आर डैश, तो सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये क्या बन जा रहा है ईस्टर। अब यहाँ पे क्या होगा इस केस में, आर सी, देखो इसमें यहाँ पे सी आर आर डैश सी डबल बॉन्ड दो, इसके पास दो दो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, और ये जो पर एसिड है इसका एच काफी एसिडिक नेचर का होगा, ये एच प्लस रिलीज करेगा, तो ये H प्लस एसिड है यहाँ पे, H प्लस रिलीज करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करके H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, आर सी आर डैश डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव चार्ज, अपना लोन पेयर डोनेट करा, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा यहाँ पे इसका जो H प्लस बाहर गया होता है, ध्यान से देखोगे, अब इसको आर डैश या कुछ भी ले लो यहाँ पे, या डबल डैश, दैट मीन डिफरेंस भी हो सकता है, आर डैश हो या आर डैश सेम भी रह सकता है वो। ऐसे नहीं सर आपने आर डैश इसको लिया है, इसको भी आर डैश, तो दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है वो। आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और ये O माइनस, यही तो था पर एसिड, और इसका एक H प्लस यहाँ पे आ चुका है, तो बचा क्या O माइनस। अब यही O माइनस आकर के अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे पहले ही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन वैल्यू ज्यादा था, पॉजिटिव चार्ज आने से और भी इंक्रीज कर गया है, तो जैसे ही O माइनस आकर के अटैक करती है पाई बॉन्ड ओपन होता है यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा आर सी आर डाइस ओ एच, मैं ऊपर ही दिखा देता हूँ कनेक्टेड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डाइस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसलिए समझ पा रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है प्रोसेस, H प्लस यहाँ पे आया था, और जो O माइनस बचा वही O माइनस आके अटैक किया यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड ओपन होगा, विक बॉन्ड है। अब इसमें जो प्रोसेस रहता है यहाँ पे, अब इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर आता है, अब देखो ये पेरोक्सी बॉन्ड है, काफी वीक बॉन्ड होता है यहाँ पे। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, जो जैसे ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे रिटर्न बैक आता है स्टेटी गेन करेंगे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो आर और आर डाइस में से कोई भी एक ग्रुप माइग्रेट कर जाता है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करते वो देखेंगे आगे, हम लिखेंगे अभी, बट मैंने यहाँ पे आर डैश को लिया हुआ, यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि आर और आर डैश के बारे में पता नहीं क्या है, यहाँ पे दोनों में से किसी एक को माइग्रेट में करा दे रहा हूँ। आर डैश जैसे माइग्रेट करेगा यहाँ पे, जैसे लोन पे रिटर्न बैक आता है, कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, आर और आर डैश में से एक बॉन्ड फाइनली माइग्रेट कर जाता है, और वो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा।
और जैसे ही इस ऑप्शन पे आता है तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे ये इधर आएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाता है। तो फाइनली बन क्या रहा है इसमें, यहाँ पे आर, और इसके भी मिक्सचर की जरूरत नहीं, इसका मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे याद रखना है यहाँ पे। तो फाइनली क्या बन पा रहा है यहाँ पे, आर, यहाँ पे ध्यान देना है, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये आर डैश इस ओ से कनेक्टेड हो रहा है यहाँ पे, ये ओ और ये आर डैश इस आर से, ओ आर डैश। बाकी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इधर से बाहर जा रहा है, ओ डबल बॉन्ड सी, ये एज ए बाइपोड इधर बन जा रहा है, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ एच। और यहाँ पे क्या जो एच आ गया अभी ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज, ये एच है, ये तो डिफोर्टनेट हो जाएगा माइनस एच प्लस। ये फाइनली क्या बन पा रहा है प्रोडक्ट, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डाइस, और यही क्या आ रहा था ईस्टर। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो इसको नोट भी करो, उसके कंक्लूजन में बताता हूँ क्या होगा यहाँ पे अभी। सो इसको नोट करो, और बाकी जितना भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे आगे भी, इसका जितना भी मिक्सचम है, यहाँ पर बेयर विनेगर का मैंने मिक्सचम बताया हुआ है यहाँ पे, बट तुम लोगों का जो क्वेश्चन अभी पूछा जाता है उसमें मिक्सचम से बीच से नहीं आता है क्वेश्चन कभी भी। तो लास्ट टाइम में जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको जब हम लोग समराइज करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तुम्हारा मार्क्स का इंप्रूवमेंट और भी ज्यादा हो पाएगा। जिनको भी अभी लग रहा है कि 400 के अप्रॉक्स भी मार्क्स आ रहा है, तो आराम से फिर 550 600 तक पहुंच सकते हो। बट कंडीशन यही है कि लास्ट तक लगे रहना होगा। ऐसा नहीं कि पहले सोच रहे कम स्कोर है कैसे करना है। एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसका जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे प्रॉपर, और ज्यादा लास्ट टाइम में और भी मेहनत करोगे, तो फिर आराम से वहां तक पहुंच पाओगे फिर 600 के आसपास। और 600 से नीचे का टारगेट तो अभी रखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा स्कोरिंग होता है हर बार का पिछले 3 ईयर से, तो 600 के आसपास पहुंच जाते हो, 580 590 600 प्लस, डेट में से एक सीट कंफर्म हो पाता है तुम्हारा। ऑर्गेनिक कब तक फिनिश होगा, मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक अभी मिड दिसंबर तक, क्योंकि ये तो नवंबर स्टार्ट आज हो ही चुका है। तो उसके बाद भी सफिशियंट टाइम है, अगर मिड दिसंबर तक भी होता है सिलेबस फिनिश, दैट मीन दिसंबर है, फिर जनवरी तुम्हारा एग्जाम जाके फरवरी में होगा या मार्च में भी होता है बोर्ड का एग्जाम जो होगा। अगर फरवरी में मैं काउंट कर लूँ तो फरवरी में एग्जाम हो जाता है, फरवरी के बाद फिर मार्च अप्रैल, एक्सपेक्टेड है कि अगर नॉर्मल सब कुछ रहा तो मई के लास्ट तक में भी एग्जाम हो जाए नीट का। या 1-2 महीना डिले हो तो अलग बात है वो, बट नॉर्मल जो टाइम होता है नीट का एग्जाम का, तो तुम्हारा मई में हो जाता है, मई के फर्स्ट वीक में ही। अपने को तभी वही सोच के चलना है कि मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम है नीट का। एक आध महीना अगर डिले होता है तो फिर देखा जाएगा उसमें। और बोर्ड के एग्जाम के बाद भी जैसे एग्जाम खत्म होता है उसके बाद भी 2-3 महीना का जो टाइम है, वो भी बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट कर देता है तुम्हारे रिजल्ट में। बिल्कुल, संडे का जो टेस्ट का है सिलेबस में अपडेट करता हूँ, बिल्कुल संडे को टेस्ट तो रहेगा ही।
बाकी दिवाली तो सेलिब्रेट करना ही है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना है। क्योंकि सोचना ये है, इस बार के दिवाली में चाहे अभी अगर मेहनत कर ली है तो तुम सोच भी नहीं सकते कि अगर ये 6-7 महीने 8 महीने अगर मेहनत कर ली है तो नेक्स्ट ईयर का जो दिवाली होने वाला है तुम्हारा, मतलब वो कितना शानदार होने वाला है। मतलब ये सोच के बस मेहनत करना है अभी। ये 6-7 महीना अगर अच्छे से मेहनत कर ली है तो नेक्स्ट ईयर का दिवाली तो फिर मतलब बहुत अच्छा होने जा रहा है फिर। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसको। इसमें मैं एक टर्म और भी यहाँ पे वर्ड यूज किया, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले थोड़ा तुम अपने थोड़ा चेंज करोगे, जो थोड़ा तुम लोगों का एटीट्यूड भी रहता है, मतलब करना है इस टाइप से, ऐसा नहीं कि कम स्कोर आ रहा है। एटीट्यूड को हमेशा अगर पॉजिटिव रखते हो कि लास्ट तक टीचर से इंटरेक्ट करते रहो, जब भी जिस दिन तक तुम्हारा नीट का एग्जाम नहीं हो जाता। और लास्ट तक रहो तो मैंने इस बार भी कई सारे बच्चे थे, इस बार भी एक बच्चे मिलेंगे भी आकर के, रिजल्ट जैसे आ जाता है तुम लोगों को वैसे मिलवा ही जाएगा। एक मोहम्मद शेख नाम करके बच्चा था, उसका हमेशा स्कोर वही रहता था जब भी पेपर होता था, 400 450 500। तो 500 क्रॉस कभी कभार क्रॉस करता है वो, तो 500 से नीचे ही रहता था, 400 450। बट फाइनल पेपर में अभी वो 580 आ रहा है। दैट में एक सीट तो उसका जो भी कॉलेज मिले, मुंबई का जो भी टॉप का कॉलेज है वो ना मिले, बट एक सीट तो एमबीबीएस कंफर्म हो गया। तो पहले तो अपना टारगेट है कि एक सीट किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट कंफर्म चाहिए एमबीबीएस में। और उसके बाद अगर अच्छा हो पाता है तो फिर और अच्छे कॉलेज में जा सकते हो फिर वहाँ पे। तो अब मैं पहले ही बताया भी थोड़ी देर पहले कि अगर 400 450 भी स्कोर आ रहा है, अगर उसको अभी तक कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे 6 to 7 मंथ्स, तो काफी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। फिर 600 के आसपास पहुंच सकते हो। और जिनका अच्छा आ रहा है, अगर आप अभी जिनका अगर 550 आ रहा है या 500 प्लस आ रहा है, तो उसको तो 650 तक, तो 100 मार्क्स तो आराम से हमारा जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर है यहाँ पे अभी, तो जो स्कोर आ रहा है, तो 100 या 150 मार्क्स तो आराम से इंप्रूव हो जाता है अगर लगे रहते हो लास्ट तक तो। क्योंकि अभी तुम लोग पढ़ रहे हैं हर एक पार्ट में, जब उसको उसी चीज का प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, मार्क्स तो इंप्रूव होना ही है उसमें फिर। और एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बता दूं यहाँ पे, किन्हीं को अगर लगता है कि सिर्फ बायो पढ़ के या केमिस्ट्री पढ़ के फिजिक्स को छोड़ करके, या फिजिक्स बायो करके, मतलब किसी भी दो पार्ट को करके तीसरे पार्ट को अगर स्किप कर दिया जाए और रिजल्ट आए तो वो बहुत ही मुश्किल है। पहले हो जाता था ऐसा कि 450 या 500 कट ऑफ जाता था, उसमें से 300 ले आए बायो में, केमिस्ट्री में ले आए 140 150, या फिजिक्स में ले आए उतना, एक पार्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं भी दोगे। लेकिन अभी जो स्कोर है कि 600 तभी पहुंचेगा कि जब 330 बायो, मतलब एक टारगेट तुम्हें मैं कई बार बताऊंगा, टारगेट खुद से सेट करो कि कितना करना है। 150 प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स भी अच्छा है तो उसमें भी और कर सकते हो, या 130 भी मैं मान लो यहाँ पे है। फिजिक्स में कैलकुलेशन होता है, जनरली कम स्कोर आता है, बट ये कोई कंडीशन नहीं कि कई सारे बच्चे फिजिक्स में अच्छा स्कोर करते हैं, तो वो तुम्हारा आराम से फिर क्रॉस हो रहा है, 610 प्लस हो रहा है यहाँ पे। तो बायो में तो इम्प्रूव स्कोर करना ही पड़ेगा। बायो में अगर 300 प्लस स्कोर नहीं जा रहा है यहाँ के पेपर में भी, थोड़ा और उस पर काम करो। और जिनको लग रहा है कि अभी भी केमिस्ट्री जिनका वीक है, वो रेस्पेक्टिव टीचर से बात करके, जैसे एक बार सिलेबस पूरा हो जाता है 1.5 महीने के बाद, मिड दिसंबर में सिलेबस पूरा हो जाना है तुम्हारा, उसके बाद और कैसे रिवाइज करें, मतलब टीचर से इंटरेक्ट करते रहो, गाइडेंस में रहोगे, पक्का एक रिजल्ट आएगा। सो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे। तो इसमें हम लोग देख रहे थे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या था। मैंने यहाँ पे जो आर और आर डाइस में कौन सा ग्रुप माइग्रेट करे यहाँ पे, आर और आर डाइस में अगर कोई हाइड्रोजन है या फिनाइल रिंग, पीएच का मतलब क्या, फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आर आर और मिथाइल।
तो अगर और मान लेते हैं कि आर और आर डैश में क्या हो, एक मिथाइल और एक फिनाइल हो, तो उसमें से इजिली कौन माइग्रेट कर जाएगा? फिनाइल। तो फिनाइल ही ऑप्शन पे माइग्रेट कर जाएगा। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग यहाँ पे ये है, जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है वही माइग्रेट कर जाएगा। और भी कई जगह आता है, जनरली माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का ऑर्डर ये आता है तुम्हारा यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना था कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करे। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल अगर लूं यहाँ पे ही, तो ध्यान ये देना था कि जिसका माइग्रेट, अब यहाँ पे आर और आर डैश, इसमें माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा? आर डैश का। अगर मान लेते हैं जिस साइड का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है उसी साइड एक ऑप्शन आकर के इंसर्ट हो जाएगा और वो क्या बना लेगा? स्टर। तो मिक्सम की जरूरत नहीं है वहां पे। आर और आर डैश में जिस साइड का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उसी साइड एक ऑप्शन आके इंसर्ट हो जाएगी। देखते हैं एग्जाम्पल अभी। आते हैं इस पेज पे भी अभी हम लोग। एग्जाम्पल अगर कुछ इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन हो, और इसका रिएक्शन किसी भी पारेसिड के साथ कर दिया जाए, पारेसिटिक एसिड आ जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसमें क्या बन जाता प्रोडक्ट? सोच के देखो, इसमें ईस्टर तो बनेगा, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है। PH C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें भी कोई पारेसिड आ रहा है यहाँ पे। कंपाउंड्स का नेम बना दो ईस्टर जो फाइनली आ रहा है। MCPBA। अब देखो इसमें करना क्या है यहाँ पे तुम्हें, ये जो कीटोन आ रहा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें जो पर एसिड है किसी एक ऑप्शन को तो इंसर्ट करना है, जो पीछे हम लोग मैक्सिमम देख रहे थे। अब देखने के आर और आर डैश में, यहाँ पे तो आर और आर डैश कौन सा आ गया? इसमें यहाँ पे तुम्हारा किसी को मान लो ये आर और ये आर डैश है, ये क्या है तुम्हारा? इथाइल ग्रुप, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप आ गया ये, और ये तुम्हारा मिथाइल। इसमें माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा था? यहाँ पे है 1 डिग्री आर का, मिथाइल से भी ज्यादा। तो जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है वही आर माइग्रेट करता है ऑक्सीजन पे, दैट मीन्स वही ऑप्शन के साथ कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा तुम्हारा CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन जा रहा है? ईस्टर, इथाइल इथेनोइड। इसमें क्या बन जाता प्रोडक्ट? PHO C डबल बॉन्ड O CH3। बेंजीन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, उसी साइड एक ऑप्शन आके इंसर्ट होगा, मिक्सम पीछे लिखे हुए हैं। ये क्या बन जाता है? फिनाइल इथेनॉल। अब इसमें क्या होगा? साइक्लिक अगर आ रहा है कीटोन, इसमें देखना है कि कीटोन इसमें दोनों सिमेट्रिकल टाइप है, इधर और इधर। ये भी CH2 CH2, किसी एक साइड यहाँ पे ऑप्शन को इंसर्ट करा दो यहाँ पे, और ये भी साइक्लिक स्टर बन गया है। सेम नंबर का रिंग बन जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक स्टर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसमें लेफ्ट इधर ऑप्शन को ऐड करो या फिर इधर, सेम है वो। क्लियर है यहाँ पे है? तो ये भी काफी आसान सा पार्ट था ये, एयर विनेगर ऑक्सीडेशन। मैक्सिमम को अगर स्किप भी कर दोगे इसमें, बट याद रखना कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या था यहाँ, किसको याद रखना था तुम्हें। और जैसे देखते हैं कि दीपावली के बाद एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तुम लोगों का, तो जो टेस्ट का फ्रीक्वेंसी है तुम लोगों का वो भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। हर एक तीसरे संडे को टेस्ट होता है, तो टेस्ट का फ्रीक्वेंसी भी तुम्हारा इंक्रीज होगा।
देखते हैं इस वीक का तो पहले है, और इस वीक का तो शेड्यूल टेस्ट है जो थर्ड वीक में होना है वो तो होगा ही संडे को। बाकी अगर ऑफलाइन टेस्ट होगा तो तुम्हारा क्लास टेस्ट वगैरह भी होता रहे, कंप्लीट ऑफलाइन हो जाएगा तो नॉर्मल क्लासरूम में, फिर क्लासरूम में टेस्ट होता रहेगा तुम्हारा ऑफलाइन टेस्ट, तो ऑफलाइन टेस्ट तो होगा ही। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे कि हमारा पार्ट था इसमें ऑक्सीडेशन वाला, तो इसके भी सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ऑक्सीडेशन का जो भी पार्ट है। अब एक पार्ट रहता है इसमें हाइड्रोलिसिस, उसके क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट आगे जब हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा यूज रहता है हाइड्रोलिसिस का, उसको देखना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोलिसिस। कर ले नोट, कर ले यहाँ तक सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोलिसिस, काफी आसान सा पार्ट है और आज ही के लेक्चर में कंप्लीट भी हो जाना ये हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है इसमें, वाटर के साथ रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस जो कराते हैं हम लोग मेनली एसिड डेरिवेटिव। सबसे पहले देखना एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस, एसिड डेरिवेटिव। और एसिड डेरिवेटिव्स में कौन कौन सा ग्रुप आता है, ईस्टर, इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ हो, और H+, H2 और H+ को क्या बोलेंगे हम लोग, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, और H+ दैट में एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिड हैलाइड हो, इसका भी रिएक्शन H2O और H+। काफी आसान सा है, देख लो यहाँ पे। तो एक सीक्वेंस में रहता है यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड हो, एनहाइड्राइड हो, इसका भी रिएक्शन कराया जाए H2O H+ के साथ, या फिर अमाइड आ रहा हो, RC डबल बॉन्ड हो, NH2। तो कोई भी एसिड डेरिवेटिव्स हो, अब RC डबल बॉन्ड ओ आर डाइज। अब देखने की जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है इसका मिक्सम भी हम लोगों को देखना है, बट जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे होंगे वहां पे इसका मिक्सम आएगा। तो यहाँ पे मिक्सम की जरूरत नहीं, काफी आसान सा है। H2O, H2O और H+ तो एसिडिक मीडियम में है वो रिएक्शन। अब जो H2O रहता है यहाँ पे HO, इसको इस टाइप से देखोगे यहाँ पे, OH H, OH H, वाटर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, RC डबल बॉन्ड, इसमें जो कॉमन पार्ट है RC डबल बॉन्ड हो, RC डबल बॉन्ड हो, तो C डबल बॉन्ड O के साइड में वाटर का OH, C डबल बॉन्ड O के साइड में वाटर का OH, और C डबल बॉन्ड OH के साइड में वाटर का OH, और C डबल बॉन्ड O के साइड में वाटर का OH। बस इतना ही करना है। और अब क्या करोगे इसमें, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना। और फाइनली पॉइंट क्या बन जाएगा इसमें, खुद से सोचो ये, RC डबल बॉन्ड OH। ईस्टर का जब भी हाइड्रोलिसिस होगा वो क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस R डाइस OH, इधर से क्या बन जा रहा है OH, ये OHR डाइस, ये क्या बन जा रहा है अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। इसमें क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड का जब भी होगा हाइड्रोलिसिस, एक तो कोड क्या बनेगा चारों केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, और इधर से क्या बन जाता है HX। एनहाइड्राइड के केस में क्या बनेगा, सेम, RC डबल बॉन्ड OH, और इधर से भी क्या रहेगा OH C डबल बॉन्ड OR। इसमें दोनों साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन पाता है।
C डबल बॉन्ड OR। और अगर ये अमाइड है, अमाइड का हाइड्रोलिसिस किया जाए यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O OH। और यहाँ से क्या बन जाएगा NH2, तो पहले से एक H और आ गया NH, अमोनिया। अमोनिया। तो चारों एक पैटर्न पे है, काफी आसान सा हाइड्रोलिसिस है। इसमें एक पार्ट तो एसिड बन ही रहा है सब में, और दूसरे पार्ट में अगर R-O है तो H आ जाएगा तो अल्कोहल। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी यही है इसमें कि जब भी ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो क्या बनता है वहां पे एसिड और अल्कोहल। एसिड हैलाइड का किया जाए तो एसिड और HX, एनहाइड्राइड का किया जाए तो दोनों पार्ट से एसिड, और अगर अमाइड का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो एसिड और अमोनिया। तो नोट करो, इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं अभी हम लोग। तो इसके कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे ही ले लेता हूँ। ये क्या आ रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OCH2 CH3। इसका अगर रिएक्शन किया जाए H2O और H प्लस, क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ सब लोग, आसान सा है। C डबल बॉन्ड O, साइक्लिक ईस्टर भी हो, और इसका भी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कराया जाए H2H प्लस। तो करना क्या यहाँ पे, जब भी कोई भी ऐसे डेरिवेटिव्स हो तो वाटर का OH C डबल बॉन्ड O के साइड रखना, ये तो करना है इसमें OH और इधर H। ये क्या बन जाएगा फाइनली एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। CH3 CH2 OH, इधर से क्या बन जा रहा है इथाइल अल्कोहल, इधर से एसिड। अब यहाँ पर भी ईस्टर आ गया, साइक्लिक ईस्टर है। इसमें भी क्या करोगे सेम काम, C डबल बॉन्ड O के साइड में OH, और इधर क्या करना था H। ये तो बॉन्ड ब्रेक करना है, C डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। जब यही बॉन्ड ब्रेक होती है क्या आ जाता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे OH H इधर, तो ये कनेक्टेड इधर आ जाएगा इधर से यहाँ पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन जा रहा है यहाँ पे। एक एग्जांपल मैं और ले लो यहाँ पे, NH C डबल बॉन्ड O CH3 2 डिग्री अमाइड, और इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाए। तो सब लोग इसका फाइनल प्रोडक्ट बताओ इसका क्या रहेगा, सब लोग ट्राई करो। इसमें प्रोसेस देखना, यहाँ पे अमाइड है, अमाइड में वाटर का रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। बताओ सब लोग बताओ, दोनों पार्ट का जो दो प्रोडक्ट बनेगा इसमें, तो नेम क्या आएगा यहाँ पे। एसिटिक एसिड तो सही है, लेकिन टॉलिन नहीं रहता है वो, उसका नेम क्या है, बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा वो। बॉन्ड कौन सा ब्रेक कर, सही नेम बस गलत आ रहा है इसमें। तो ये क्या रहेगा C डबल बॉन्ड, ये 2 डिग्री अमाइड है, ये 1 डिग्री अमाइड का। अमाइड जो भी बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, C डबल बॉन्ड और N के बीच का, सही है। वो क्या रहा था एनिलीन। ये क्या बनती है जब बॉन्ड को ब्रेक करो तो इधर OH वाटर का,
हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ के साइड में ओ एच और इस साइड एच, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये क्या बन जाता है एनिलीन प्लस एसिटिक एसिड, प्लस एसिटिक एसिड। क्लियर है? यहाँ पे है तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ के साइड में ओ एच और इस साइड एच वाटर का। सही है, इथेनोइक हीट भी बोलो उसको, इथेनोइक हीट प्लस एनिलीन। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल इसमें। जो भी आ रहा तुम्हारा, प्राइमरी अमाइड हो, सेकेंडरी अमाइड हो, टर्सरी अमाइड हो, जो भी रहेगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ एन तो रहेगा ही यहाँ पे। वही जो बॉन्ड होगा सी डबल बॉन्ड एन के बीच का, वही बॉन्ड क्या होना है, ब्रेक होना है। और सी डबल बॉन्ड ओ के साइड में ओ एच। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे CH3 CH2 COCl, इसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए H2OH प्लस, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 H2OH प्लस, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H2OH प्लस। बना, खुद से बना प्रोडक्ट, आसान सा। इसमें करना क्या है, सी डबल बॉन्ड O के साइड में वाटर का OH और फिर दूसरी साइड H। सही है बिल्कुल, इसमें सबका सही मैं डायरेक्टली बोर्ड बना देता हूँ, सही आएगा इसमें तो कुछ गलत ऐसा कुछ सही नहीं इसमें। ये क्या रहेगा, इस साइड OH और H। सही है सब लोगों का, CH3 CH2 प्रोपेनोइक एसिड प्लस HCl। अब यहाँ पर अगर एनहाइड्राइड आ रहा है और इसका नेम भी क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड या आईपीएससी नेम इथेनोइक एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है ये। तो किसी भी साइड इसमें करो OH और H, दोनों पार्ट से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड ही, दो मोलिक्यूल्स ऑफ एसिडिक एसिड। लास्ट वाले का क्या बनेगा इसमें, लास्ट वाले का जो फाइनल प्रोडक्ट, उसका कुछ अगर नेम बता सको। आज ही मैंने बताया उसका नेम। लास्ट वाले का जब हाइड्रोलिसिस करोगे एनहाइड्राइड का, इसमें भी सेम काम, सी डबल बॉन्ड O है नीचे या ऊपर कहीं भी, OH को इस साइड रखो और H को इस साइड रखो। सही है बिल्कुल, वो क्या है वहां पे, आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या मिल जाता, थैलिक एसिड। ये क्या है, इसमें तुम्हारा सी डबल बॉन्ड OH और ये बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है यहाँ पे, और नीचे वाले पार्ट से भी क्या मिल रहा है, सी डबल बॉन्ड OH। ये क्या है, थैलिक एसिड। और जो ये एनहाइड्राइड है, इस एनहाइड्राइड को बोलते हैं, कॉमन नेम होता है इसका थैलिक एनहाइड्राइड। तो जब थैलिक एनहाइड्राइड का ही हाइड्रोलिसिस कर दिया जाता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वो क्या बन जा रहा है, थैलिक एसिड। नहीं, टेरेथैलिक हेड नहीं था। टेरेथैलिक हेड कब था, जब एक दूसरे के पैरा पोजिशन पे सीवेज ग्रुप था, पीछे देखो पेज पर करके, और आर्थो पोजिशन पे अगर आ रहा है सीवेज ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो वो थैलिक एसिड। तो एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस आई थिंक कर पाओगे, जैसा भी रहे, साइक्लिक रहे, जो भी रहे वहां पे।
तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग। तो नेक्स्ट अभी तो हम लोग देख रहे थे एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, हम लोग पहले कर भी चुके हैं। देखता हूँ, मैं टेस्ट का सिलेबस भेजता हूँ आज, मैं ग्रुप पे अपडेट कर देता, मतलब ग्रुप पे हम लोग जो टीचर्स के जो ग्रुप है मैं उस पर पहले अपडेट करता हूँ। उसके बाद जैसे सबका आ जाता है फिजिक्स का, बायो का, मैं फिर अपडेट करता हूँ दोनों के ग्रुप पे एक साथ। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, आरसी ट्रिपल बॉन्ड एन, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस देखना, H2O H+। कुछ याद हो, इसका पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस क्या बनता था इसमें? प्राइमरी अमाइन। आरसी डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। अब जिन दो प्रोसेस क्या था, हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, मैं रिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे बता रहे हो प्राइमरी अमाइन वो रिडक्शन बनता है, जब उसका रिडक्शन किया जाए नाइट्राइल का, देन प्राइमरी अमाइड, ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब देखो इसमें सोचने का तरीका क्या था, मैंने पहले ही बताया हुआ है। इसमें यहाँ पे क्या था, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें होता है क्या, यहाँ पे है OH, जब ये वन टाइम्स वाटर आकर के अटैक करता है तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन नाइट्रोजन के बीच का। फिर क्या हुआ इसमें OH और H, और यहाँ पे क्या हो तुम्हारा OH और H। अब इसमें क्या करो, यहाँ पे है तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहाँ पे इस टाइप से। तो राइट साइड से क्या बन जा रहा है, NH3, क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या बन जा रहा है, NH3। और इस पार्ट से क्या मिलेगा, अब जो हम लोग एसिड डेरिवेटिव्स पीछे पढ़ रहे थे यहाँ पे, मैंने सबका पहले बताया था, इसका मैक्सिमम भी देखेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे एसिड डेरिवेटिव्स। बट यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस करना होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो कहीं से भी इसके मैक्सिमम की जरूरत नहीं होता है मुझे। अब देखो यहाँ पे जब नाइट्राइल आ रहा है, इसका भी जब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एक तो क्या बन गया NH3। अब तुम खुद सोचो कि अगर यहाँ पे एक ही कार्बन पे कितना OH अटैच हो रहा है, OH OH और OH, और हम लोग जानते हैं कि एक ही कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप आ गया तो अनस्टेबल, यहाँ से ये OH और H बन के बाहर चला गया, ये OH H तो बाहर चला गया, तीसरी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और यही RC डबल बॉन्ड OH, यही तो आ रहा है फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको डायरेक्टली भी याद रखना है कि जब भी नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है तुम्हारा इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। सोचने का तरीका क्या दिशा पे याद रखना है यहाँ पे। और इसी में अगर आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया जाए, जब आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो इसमें क्या बनेगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे तुम्हारा RNH2 प्राइमरी अमाइन प्लस फॉर्मिक एसिड। अब इसमें देखना है कि नीचे वाले में जो NC आ रहा है ये कैसे आ रहा होगा तुम्हारा, इसमें सोचोगे, लिखने के लिए हम लोग NC लिखते हैं, बट एक्चुअल में इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो RNC में तुम लोग ये बताओ इसमें कि नेगेटिव चार्ज किस कार्बन पे रहा होगा, यहाँ पे तो किस किस एटम पे, नाइट्रोजन पे या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन या कार्बन पे NC वाले में, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं यहाँ पे। देखो सोचने का तरीका क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, 4 बॉन्ड। नहीं, देखोगे यहाँ पे, अब इसमें होता क्या है कि जब भी NC लिखते हो इस केस में, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है तुम्हारा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज बेसिकली होता है। तो ये तुम्हारा RNC का स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में। अब अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कुछ लोग बता रहे हैं कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज दोगे यहाँ पे, अब इसके कार्बन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज दे दोगे यहाँ पे है, तो एक लोन पेयर भी आएगा, और जब नाइट्रोजन पे लोन पेयर आएगा विथ नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 और इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो कभी भी वो ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं करेगा। दैट मीन्स ये तो पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। तो NC में N पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इस टाइप से रहता है। क्लियर है यहाँ पे सबको? अब इस तरीके से सोचना था। अब देखना है कि इसमें जो फॉर्मिक हेड वाला पार्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा होगा वहां पे। इसमें अगर सोचो तो इसमें भी सेम तरीके, तो यहाँ पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे और H प्लस एसिडिक मीडियम है, पहले ये क्या कर ले रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा ये H प्लस को लोन पेयर डोनेट करके, और यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही। और अब क्या होता है यहाँ पे है सेम, यहाँ पर भी क्या हो, कार्बन पे आकर के वाटर अटैक करता है यहाँ पे 3 टाइम्स। ये कार्बन के साइड OH H OH H और OH और H, यहाँ पर भी बेसिकली यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें 2 ही H आ पाता है यहाँ पे है। इसमें क्या बन जाता है यहाँ पे RNH2, या अगर 3 H आ भी गया, RNH3 प्लस बन भी गया, तो लास्ट में H प्लस उसका डिप्रोटनेट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा RNH2। और इस वाले पार्ट से क्या बन जाएगा H C OH OH और ये OH। एक ही कार्बन पे यहाँ पे है 2 H ग्रुप आ गया, एक OH तो है ही वहां पे, 3 OH आ रहा है, एक OH एज इट इज, OH OH में से वाटर बाहर जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। मैं इसमें थोड़ा मैक्सिमम इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि इसमें पता नहीं चलता सर फॉर्मिक हेड में ये H कहाँ से आ गया। ये जो H आता है तुम्हारा, कार्बन के पास लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज है, तो लोन पेयर डोनेट करके H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, देन फॉर्मिक हेड बन पाता है यहाँ पे। बाकी इसको डायरेक्टली याद रखना है कि जब भी आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो तो वो क्या बन जाता है, अमाइन प्लस फॉर्मिक एसिड, और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस तो कार्बोक्सिलेट प्लस अमोनिया। क्लियर है? यहाँ पे है इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अगर आता है तब उसको सोच पाओगे वहां पे। और बाकी अगर ईस्टर का एक ईथर का हाइड्रोलिसिस, उसका मैं अलग से नहीं करा रहा हूँ, ऑलरेडी ये किया हुआ है, ROR डैश हो, ईथर हो, और इसका अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया जाए H2OH प्लस, इसका तो पता है, इसमें हम लोग कर चुके हैं। इस पार्ट में किया हुआ हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस R और R डैश का, तो देख लो इसका भी मैं 2 मिनट बता दूंगा अलग से, देख लो इसका। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है तुम लोगों का, बस 2 से 3 मिनट देख लोगे और भी, क्योंकि ये चैप्टर ही फिनिश हो जाना है फिर ये। और उसके बाद जो हम लोग कल के लेक्चर में इसी को हम लोग डिस्कशन भी करना है। एक्सरसाइज 1 का तो 2 सेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, तो एक्सरसाइज 1 का सिर्फ ऑक्सीडेशन। कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3, आज भी इसके बाद कोई लेक्चर नहीं, तो उसको कंप्लीट करो होमवर्क। कल मॉर्निंग में भी कोई लेक्चर नहीं है, तो होमवर्क इसको कंप्लीट करो, कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, इधर वाला जो पार्ट है उसको हम देख लेते हैं 2 मिनट में, उसके बाद फिर हम लोग सेशन एंड करेंगे।
तो जो हम लोग एसएन रिएक्शन ऑफ ईथर पढ़े थे एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में SN1 SN2 क्या होगा, तो ईथर का जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो वही कंडीशन रहता है यहाँ। तो आइसोसाइनाइड में जो कार्बन का लोन पेयर वो H+ पे एक्सेप्ट करता है बाय डिलीटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मींस यहाँ पे H आ पाता है। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग, बस एक ईथर का हाइड्रोलिसिस देख लेना हम लोगों को। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, अब देखो यहाँ पे ROR डाइस और यहाँ पे क्या आ रहा है H2O H+। इसका जब ईथर का हाइड्रोलिसिस होता है तो दोनों पार्ट से क्या बनेगा तुम्हारा, अल्कोहल ही बनता है, R डाइस OH। इसके मैं मैक्सिमम की बात करूं यहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा ROR डाइस। पहला स्टेप क्या होगा इसमें, प्रोटोनेशन, पता है सबको, एसिडिक मीडियम है तो ROR डाइस H+ आकर पेड़ हो गया। अब देखो इसमें वाटर यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल है। अब देखने जो बाकी का कंडीशन था, देखोगे ध्यान से, वहां पे जो हम लोग पढ़े हुए थे जनरली तो वही HI का ही याद रखना है तुम्हें। बट अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है ईथर का एसिडिक मीडियम में, इसमें और R डाइस, मान लेते हैं कि R और R डाइस में जो हम लोग वहां पे पढ़े हुए थे, जब किसी भी एक साइड टर्सरी आ जाए तो वो क्या हो जाता था वहां पे SN1 या एलाइलिक या बेंजाइलिक या CPM, और 1 डिग्री और 2 डिग्री था वहां पे क्या होता था SN2। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहता है क्योंकि मैंने वहां पे रिएक्शन किसके साथ कराया था, HI ले रहे थे वहां पे, अगर कुछ याद आ रहा हो तो वहां पे जो I- था वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता था, और यहाँ पे वाटर ले रहे हैं जो कि क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या आ रहा है, वीक न्यूक्लियोफाइल। और जब वीक न्यूक्लियोफाइल है R और R डाइस में, अगर किसी एक साइड सेकेंडरी भी आ गया, यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज रही R और R डाइस की सेकेंडरी, तो सिर्फ प्राइमरी होगा या मिथाइल होगा तभी SN2। इफ R और R डाइस is secondary then maximum is SN1। तो कोई भी एक सेकेंडरी भी आ गया तो यहाँ पे फिर SN1 ही होता है मैक्सिमम। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनोगे कि जब मैंने हम लोगों ने पढ़ा रखा है, ऐसा कुछ याद हो तो मैं, अगर R डाइस OH ये है, इस टाइप अगर कुछ आ रहा हो RCH2Cl RCHRCl RCR और ये Cl, तो टर्सरी हाइलाइट अगर कहीं पे आ रहा हो कौन सा मिक्सिंग को फॉलो करता है, SN1 या SN2। टर्सरी के केस में ऑलवेज SN1। प्राइमरी आ गया कौन सा मिक्सियम रहेगा, प्राइमरी के केस में SN2। ऑलवेज SN2। और जब सेकेंडरी होता है तो वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या है। तो जब सेकेंडरी हाइलाइट है उसी टाइप से यहाँ पर भी सोचना है, जब सेकेंडरी हाइलाइट हो आता है रिएक्शन में, तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है देन SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में SN2, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है देन SN1। ऐसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पर भी है। जो लोग पीछे पढ़े हुए थे HI के साथ रिएक्शन ईथर का, वहां पे I- था तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था जब सेकेंडरी भी आ रहा था दोनों में से कोई तो SN2 करा दे रहा था। बट जब हाइड्रोलिसिस होता है वाटर के साथ, इसमें क्या होता है यहाँ पे
जब आर और आर डैश में कोई भी एक सेकेंडरी हो जाए तो वहां पर भी मैक्सिमम क्या होगा, SN1। क्यों SN1 हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, वीक। लेकिन वो पढ़ चुके हैं पीछे। बस थोड़ा इसमें ये ध्यान रखना है तुम्हें कि जब हाइड्रोलिसिस हो, वाटर के साथ रिएक्शन हो, आर और आर डैश में कोई एक, लेट में यहाँ पे सेकेंडरी से स्टार्ट कर लेना है कि सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो, या इलाइलिक बेंजाइलिक हो, वो SN1। तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो या फिर मिथाइल हो, तभी वो SN2 हो पाता है। नहीं तो फिर क्या होगा, बाकी केस में ये SN1 ही करता है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे है, यहाँ पे तो आ रहा होगा, आर डैश के बारे में पता नहीं है यहाँ पे, इसे एक पे टेक करा और ये आर को ओपन करा, ROH प्लस आर डैश OH। वाटर का OH ही आकर के ऐड होगा आर डैश के साथ ही। क्लियर है यहाँ पे है कि बाकी ज्यादातर रिएक्शन जो तुम लोगों में आया हुआ नीट में, वो HI के साथ रहता है, जो लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसी को डिटेल में उसी को याद रखना है। बट थोड़ा सा अगर कुछ स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, तो फिर ये भी याद रखना है यहाँ पे। मैं सिर्फ आर डैश सेकेंडरी के लिए क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेकेंडरी में ही डिफ्रेंशिएट होता है यहाँ पे। बाकी प्राइमरी टर्सरी जो पीछे पढ़ चुके हैं उसी के जैसा रहता है यहाँ पर, इसमें कुछ नया नहीं रहेगा तुम्हारा। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल I माइनस हो, उसके इसमें सेकेंडरी अगर आएगा आर और आर डैश में, तो वो SN2 करा देता था, और वाटर है जो क्विक न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे SN1 कराएगा। चलो ठीक है, बस ये ध्यान रखो, इसमें बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग वहां पे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल किए हुए थे। ईथर का जब भी हाइड्रोलिसिस है, दैट मींस वो दोनों पार्ट से क्या बनेगा, अल्कोहल। एक एग्जांपल कर भी लो यहाँ पे, CH3 C CH3 CH3 O CH3 18 H2H प्लस। थोड़ा सा वेरिएशन अगर करेगा तो यहाँ पे इस टाइप से हो सकता है। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, प्राइमरी है, मतलब एक मिथाइल ही आ गया और एक साइड टर्सरी है, वो क्या होगा, यहाँ पे SN1 ही होना है। और SN1 होगा तो पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन होगा, H प्लस आकर के ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे प्रोटोनेशन हो गया, कौन सा मिक्सम फॉलो होगा यहाँ पे, SN1। और SN1 में होता क्या है कि पहले लिविंग ग्रुप लिव कर जाएगा, और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो बन जाता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से लिव कर गया CH3OH। O18 यहाँ पे किसके साथ चला गया, मिथाइल अल्कोहल के साथ। और यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वहीं पे वाटर का OH आकर के ऐड होगा ये। क्लियर है? यहाँ पे तो O18 देने का मतलब है कि वो O18 किसके साथ जाएगा, इधर भी OH आ रहा है, इधर भी OH आ रहा है, तो मैक्सिमम से प्रोसीड करोगे यहाँ पे कि SN1 हो रहा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, फिर वो बनेगा, देन वाटर आकर के अटैक करेगा SN1। चलो ठीक है, यहाँ तक ही रखते हम लोग। तो ये हमारा चैप्टर जो है, कंप्लीट चैप्टर, एक्सरसाइज 1 में सिर्फ एक ही सेक्शन बचा हुआ है ऑक्सीडेशन वाला डिस्कशन के लिए, उसको कंप्लीट करो। और एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 भी कर लोगे, क्योंकि कल के बाद फिर लेक्चर नहीं है पूरा दीपावली, तो 5-6 दिनों का गैप आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ पे हम लोग आज ही ऑक्सीडेशन को कंप्लीट किए हुए हैं, रिडक्शन को भी हम लोग पिछले वीक ही फिनिश किए हुए थे। उसके चैप्टर पूरे के एक्सरसाइज को कंप्लीट करो 20। तो कल के लेक्चर में हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1 का रिमेनिंग पार्ट और 2 और 3 डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रॉपर टाइम भी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो कंप्लीट करो, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरी पढ़ने से हो जाएगा। तो क्वेश्चन होमवर्क दिया जाए तो उसको प्रैक्टिस करो, प्रॉपर सॉल्व करना है उसको।
तो ठीक है, नोट कर चुके हो यहाँ तक सब लोग। मैं सेशन एंड करता हूँ फिर यहीं पे।